हरी भरी पहाड़ियों और कलकल बहती नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव बसा था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती। लेकिन इस गांव की सबसे मशहूर चीज थी लालचंद की जलेबियां। कहा जाता था कि लालचंद की जलेबियों की खुशबू हवा के रुख को भी मोड़ देती थी। लेकिन जितनी मीठी उसकी जलेबियां थी, उतना ही कड़वा उसका दिल और उतना ही बड़ा उसका लालच था। ये कहानी उसी लालचंद, उसके अहंकार और अंततः उसके पतन की है। सुंदरपुर के मुख्य बाजार के ठीक बीचों बीच लालचंद मिष्ठान भंडार की दुकान थी। लालचंद एक भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी मूंछों और छोटी छोटी धूर्त आंखों वाला व्यक्ति था। वो अपनी गद्दी पर ऐसे बैठता था मानो वो किसी राज्य का राजा हो। सुबह का समय था, कढ़ाई में घी खौल रहा था। लालचंद का नौकर रामू पसीने में लथपथ होकर जलेबियां तल रहा था। अरे लालचंद सेठ, आज तो जलेबियों की खुशबू पूरे बाजार में फैली है। भाई आधा किलो बांध दो। लेकिन सेठ, पिछले हफ्ते तो दाम कम थे, आज फिर बढ़ा दिए। लालचंद ने अपनी गद्दी पर पहलू बदलते हुए पान चबाते हुए कहा। अरे दीनानाथ, घी के दाम सुने हैं, आसमान छू रहे हैं। और मेरी जलेबी में जो केसर पड़ता है ना, वो कश्मीर से आता है। जिसे खानी है वो खाए, जिसे नहीं खानी वो शक्कर की चाशनी पीकर गुजारा करे। मेरे पास समय नहीं है बहस करने का। अब क्या करें सेठ, पूरे गांव में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई बनाता भी तो नहीं। बच्चों ने जिद की है तो लेनी ही पड़ेगी। दे दो भाई। लालचंद मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि वो गांव का एकमात्र हलवाई है जो इतनी स्वादिष्ट जलेबियां बनाता है। उसके पिता ने उसे ये हुनर सिखाया था, लेकिन पिता की ईमानदारी लालचंद ने विरासत में नहीं ली थी। उसे सिर्फ पैसे से प्यार था। जैसे ही दीनानाथ गया, लालचंद ने अपने नौकर रामू को आवाज लगाई। ओ रामू, इधर आ। रामू डरते डरते पास आया। जी मालिक। सुन, आज से चाशनी में शक्कर कम और सैक्रीन, एक सस्ता और हानिकारक मीठा केमिकल ज्यादा मिलाना। और हाँ, वो जो पुराना जला हुआ तेल बचा है ना पिछले हफ्ते का, उसे ताजे घी में मिला दे। लेकिन मालिक, वो तो सेहत के लिए खराब होगा और स्वाद भी बदल जाएगा। अगर किसी को पता चल गया तो? तुझे हलवाईगिरी मैंने सिखाई है या तूने मुझे? स्वाद का क्या है, थोड़ा इलायची का एसेंस और पीला रंग ज्यादा डाल देना, सब चकाचक लगेगा। मुझे मुनाफा चाहिए, मुनाफा, समझ गया? जा काम कर। रामू ने सिर झुका लिया। वो गरीब था, नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मालिक के पाप में भागीदार बनने को मजबूर था। समय बीता, गांव में बारिश कम हुई और धीरे धीरे अकाल की स्थिति बनने लगी। किसानों की फसलें सूखने लगी, लोगों की जेबें खाली होने लगी। लेकिन आने वाले महीने में गांव का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मेला लगने वाला था। लोग गरीब हो रहे थे, लेकिन त्योहार तो मनाना ही था। लालचंद ने इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। यही मौका है, लोग त्योहार पर मिठाई तो खरीदेंगे ही। अब मैं चीजों के दाम 2 गुने नहीं 4 गुने करूंगा और लागत को और कम कर दूंगा। उसने गांव के सारे दूध और मावा को पहले ही स्टॉक कर लिया था। उसने छोटे ग्वालों को डरा धमकाकर उनसे कम दाम में दूध खरीदा और अपनी दुकान के पीछे गोदाम में भर लिया। एक दिन गांव का एक बूढ़ा ग्वाला, काका हरिया, लालचंद की दुकान पर आया। सेठ जी, राम राम। मेरी पोती बीमार है, शहर से दवा लानी है। आपने जो कल दूध लिया था उसका हिसाब कर देते तो बड़ी कृपा होती। लालचंद ने बही खाता खोला और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। अरे काका, कैसा हिसाब? दूध तो फट गया था तुम्हारा, मैंने तो फेंक दिया उसे। फिर भी पुराने संबंधों की खातिर मैं तुम्हें 10 रुपए दे देता हूँ, रख लो। 10 रुपए? सेठ जी, वो 20 लीटर गाढ़ा दूध था। 10 रुपए में तो शहर जाने का किराया भी नहीं निकलेगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। आप तो अमीर आदमी हो, गरीब का पेट मत काटो। अमीर हूं तो क्या पेड़ पर पैसे उगते हैं? लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। यहाँ भीड़ मत लगा, मेरे रईस ग्राहक आने वाले हैं। काका हरिया की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कांपते हाथों से वो 10 रुपए लिए और ऊपर देखकर बोले, भगवान सब देख रहा है लालचंद, जिस धन के घमंड में तू अंधा हो गया है वही धन तुझे ले डूबेगा। लालचंद जोर से हंसा। भगवान भी उसी के साथ होता है जिसकी तिजोरी भरी होती है। जा बाबा जा। उसी शाम गांव में एक युवक आया। उसका नाम था सोमेश। सोमेश एक अनाथ लड़का था जो पास के शहर में एक हलवाई के यहाँ काम करता था, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ से तंग आकर अपने ननिहाल सुंदरपुर वापस आ गया था। सोमेश के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके हाथों में जादू था और दिल में ईमानदारी। सोमेश ने देखा कि गांव वाले लालचंद की लूट से परेशान हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने बाजार के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी साफ की और वहां अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान का नाम रखा ईमानदार मिष्ठान। अगले दिन सुबह सोमेश ने शुद्ध देसी घी और गुड़ की जलेबियां बनाई। उसके पास पैसे कम थे, इसलिए उसने कम मात्रा में ही बनाया, लेकिन जो बनाया वो शुद्ध था। गांव के एक शिक्षक मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्हें एक अलग ही सौंधी खुशबू आई। अरे बेटा, तुम नए आए हो, क्या बना रहे हो? जी मास्टर जी, गुड़ की जलेबियां हैं, शुद्ध घी में बनी है, एक बार चक्कर देखिए। मास्टर जी ने एक जलेबी चखी। जैसे ही जलेबी मुंह में घुली, उनकी आंखें फैल गईं। ये स्वाद लालचंद की जलेबियों से बिल्कुल अलग था। इसमें बनावटी महक नहीं थी, बल्कि घर जैसा अपनापन था। अद्भुत। बेटा, इसका दाम क्या है? जी 50 रुपए किलो। क्या? लालचंद तो मिलावटी जलेबी 100 रुपए में बेचता है और तुम शुद्ध चीज इतने सस्ते में। तुम कमाओगे क्या? मास्टर जी, मुझे महल नहीं बनाना, बस इतना चाहिए कि मेरा और मेरे साथ काम करने वाले का पेट भर जाए और खाने वाले को संतुष्टि मिले। बेईमानी का धन नींद चुरा लेता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। ईमानदार मिष्ठान पर भीड़ लगने लगी। लोग लालचंद की दुकान छोड़कर सोमेश की दुकान पर जाने लगे। लालचंद की दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। उसका मुनाफा गिरने लगा। ये देख उसका खून खौल उठा। ये कल का छोकरा मेरे पेट पे लात मारेगा। उसे पता नहीं कि उसने किसके शेर के मुंह में हाथ डाला है। उसी रात लालचंद ने गांव के कुछ गुंडों को बुलाया। बोल सेठ, क्या काम है? किसकी हड्डी तोड़नी है? हड्डी नहीं तोड़नी भैरव, बस उस सोमेश की दुकान का नामो निशान मिटाना है। आज रात उसकी दुकान में चुपके से मरे हुए चूहे फेंक दो और कल सुबह पूरे गांव में हल्ला मचा दो कि सोमेश की मिठाई में चूहे मिले हैं। भैरव हंसा। काम हो जाएगा सेठ, बस इनाम तैयार रखना। अगली सुबह बाजार में शोर मच गया। भैरव और उसके साथी सोमेश की दुकान के बाहर चिल्ला रहे थे। धोखा, धोखा! देखो भाइयों, ये लड़का हमें क्या खिला रहा है। इसकी चाशनी के ड्रम में मरे हुए चूहे हैं। ये हमें मारना चाहता है। भीड़ जमा हो गई। सोमेश हैरान था। उसने देखा कि सचमुच उसके चाशनी के बर्तन के पास एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। नहीं, ये झूठ है। मैंने रात को सब कुछ ढक कर रखा था। ये किसी की चाल है। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सोमेश। पैसे कमाने के लिए इतना गिर गए। मैं महंगा बेचता हूँ, लेकिन कम से कम जहर तो नहीं बेचता। भाइयों, देखा आपने, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसकी दुकान बंद करवाओ। गांव वाले भोले थे, वे बहकावे में आ गए। उन्होंने सोमेश की दुकान तहस नहस कर दी और उसे बाजार से खदेड़ दिया। सोमेश रोता हुआ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने लालचंद की आंखों में वो कुटिल मुस्कान देख ली थी। उसे समझ आ गया था कि ये किसकी करतूत है। सोमेश गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसका सब कुछ लुट चुका था। दीपावली का मेला अब केवल 2 दिन दूर था। लालचंद का कांटा निकल चुका था। अब वो इकलौता राजा था। उसने जलेबियों के दाम और बढ़ा दिए, मिलावट की हद पार कर दी। उसने सिंथेटिक रंग, अरारोट और घटिया तेल का खुलकर इस्तेमाल शुरू कर दिया। मेले से एक दिन पहले शाम के समय एक बूढ़ा साधु, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा धूल से सना था,
लालचंद की दुकान पर आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या एक जलेबी मिल सकती है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। लालचंद उस समय नोट गिन रहा था। साधु को देख उसे घृणा हुई। अरे ओ बाबा, ये दुकान है, कोई लंगर नहीं। यहाँ नकद दाम पर माल मिलता है। जेब में पैसे हैं तो बात कर, वरना आगे बढ़। सुबह सुबह भूहनी के समय मनहूस आ जाते हैं। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ। एक भूखे को खिलाने से तेरे धन में बरकत होगी। दुआ? तेरी दुआ से मेरी तिजोरी नहीं भरेगी। रामू, जरा इस बाबा को एक पुरानी बासी जलेबी दे दे, जो कल नाली के पास गिर गई थी। मुफ्तखोर कहीं के। रामू ने हिचकिचाते हुए एक गंदी सूखी हुई जलेबी उठाई और साधु की झोली में फेंक दी। साधु ने उस जलेबी को देखा, फिर लालचंद को। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसी तुम्हारी नियत, वैसा तुम्हारा फल। याद रखना सेठ, अति का अंत निश्चित है। साधु वहां से चला गया। वो चलते चलते गांव के बाहर उस मंदिर के पास पहुंचा जहां सोमेश बैठा था। सोमेश के पास खाने को कुछ नहीं था, बस उसने जंगल से कुछ बेर तोड़े थे। साधु ने सोमेश से कहा, बेटा, भूख लगी है। सोमेश ने तुरंत अपने हिस्से के बेर साधु के सामने रख दिए और पास के कुएं से पानी लाकर दिया। बाबा, मेरे पास बस यही है। दुकान उजड़ गई, लेकिन मन अभी भी साफ है। आप इसे ग्रहण करें। साधु ने बेर खाए और मुस्कुराए। अचानक साधु का रूप बदला। उनके चेहरे पर एक तेज आ गया। मैं तेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था सोमेश। तूने अपना सर्वस्व खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा। कल मेले में शाही हलवाई की प्रतियोगिता है। राजा साहब खुद आने वाले हैं, तू उसमें भाग ले। लेकिन बाबा, मेरे पास न बर्तन है न सामान खरीदने के पैसे। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इन्हें अपनी मिठाई में डालना, और ये सोने का एक सिक्का। इससे अपना सामान खरीद ले। जा, विजय तेरी होगी। इससे पहले कि सोमेश कुछ समझ पाता, साधु ओझल हो गए। दीपावली के दिन सुंदरपुर में बहुत बड़ा मेला लगा। पड़ोसी राज्य के राजा भी अतिथि के रूप में आए थे। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो सबसे बेहतरीन मिठाई बनाएगा उसे शाही हलवाई का खिताब मिलेगा, और राजा की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। दूसरी तरफ सोमेश ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने साधु के दिए सिक्के से दूध, घी और शक्कर खरीदी। उसने साधु द्वारा दी गई जड़ी बूटी को चाशनी में मिलाया। प्रतियोगिता शुरू हुई। राजा और मुखिया बारी बारी से सभी की मिठाइयां चख रहे थे। जब वे लालचंद की दुकान पर पहुंचे तो जलेबियां देखने में बहुत सुंदर, चमकदार और लाल थीं। वाह, दिखने में तो बहुत उम्दा है। लालचंद ने गर्व से सीना चौड़ा किया। महाराज, ये विशेष केसरिया जलेबी है। ऐसी जलेबी पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं बना सकता। राजा ने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। जैसे ही राजा ने उसे चबाया, उनका चेहरा लाल पड़ गया। उन्हें भयंकर कड़वाहट महसूस हुई। वो केमिकल जो लालचंद ने मिलाया था, गर्मी के कारण खराब हो गया था और जलेबी का स्वाद किसी जहर जैसा हो गया था। थु, थु, ये क्या है? ये तो विष है। इतना कड़वा। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? भीड़ सन्न रह गई। लालचंद के पसीने छूट गए। नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सबसे महंगा। वो रुक गया। वो ये नहीं कह सकता था कि उसने महंगा केमिकल डाला था। तभी गांव के वैद्य जी आगे आए। उन्होंने जलेबी को सूंघा। महाराज, इसमें खाने वाले रंग नहीं बल्कि कपड़े रंगने वाला केमिकल मिलाया गया है, और ये घी नहीं, चर्बी वाला तेल है।
ये व्यक्ति जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने लालचंद को पकड़ लिया। फिर राजा सोमेश की छोटे से स्टॉल पर पहुंचे। वहां कोई सजावट नहीं थी। जलेबियां साधारण भूरे रंग की थीं। राजा ने डरते डरते सोमेश की जलेबी चखी। जैसे ही जलेबी उनकी जबान पर रखी गई, राजा की आंखें बंद हो गईं। एक दिव्य स्वाद, शुद्धता की महक और जड़ी बूटियों की ताजगी ने उनके मन को शांत कर दिया। अद्भुत, असाधारण, ऐसी मिठाई मैंने अपने जीवन में नहीं खाई। युवक, इसमें क्या मिलाया है? महाराज, इसमें केवल शुद्धता, मेहनत और एक साधु का आशीर्वाद मिला है। इसमें कोई छल कपट नहीं है। राजा ने सोमेश को विजेता घोषित किया। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से सोमेश का स्वागत किया। उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और शाही हलवाई का खिताब मिला। लालचंद को जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने लाया गया। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसके अपने गांव वाले, जिन्हें वो ठगता था, आज उसे धिक्कार रहे थे। लालचंद, तूने धन के लालच में मानवता को बेच दिया। तेरी सजा ये है कि तेरी सारी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए और तुझे अगले 5 साल तक इसी गांव की गौशाला में सेवा करनी होगी। लालचंद रो पड़ा। उसे काका हरिया के शब्द याद आए, धन तुझे ले डूबेगा। उसे उस साधु की बात याद आई, अति का अंत निश्चित है। मुझे माफ कर दे महाराज, मुझे माफ कर दो सोमेश। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सोमेश आगे आया। अब वो अमीर था, प्रतिष्ठित था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला था। महाराज, लालचंद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप अनुमति दें तो इन्हें जेल ना भेजें। बस इनसे प्रण लें कि ये अब कभी मिलावट नहीं करेंगे। राजा सोमेश की दयालुता देख और प्रसन्न हुए। ठीक है, लेकिन इनकी दुकान अब तुम संभालोगे। उस दिन के बाद सुंदरपुर बदल गया। लालचंद ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। वह अब सोमेश की दुकान पर एक साधारण कारीगर की तरह काम करता था। उसने सीखा कि ईमानदारी की सूखी रोटी में जो स्वाद है, वह बेईमानी के पकवानों में नहीं। सोमेश ने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल बनवाया। ईमानदार मिष्ठान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, चाहे वो कितनी भी मीठी चाशनी में क्यों न डूबा हो। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।